संध्या की मुंह दिखाई हो रही थी। सभी औरतें उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रही थी, पर यह बात संध्या की जेठानी सुमन को बहुत ही खटक रही थी। एक बात तो है सुशीला बहन, तुम अपनी छोटी बहू बहुत ही सुंदर लाई हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हाँ, बड़ी बहू भी अपनी जगह ठीक है, पर छोटी के नैन नक्श बहुत सुंदर हैं। ये सब तो संध्या की गुण गाने लगी। मुझे अब झुमरू तांत्रिक से मिलना ही होगा। सुमन उसी समय झुमरू नाम के तांत्रिक से मिलने गई और उससे अपनी बात कही। तांत्रिक बाबा, ये लो पूरे 30,000 रुपए, और जल्दी से मुझे वो उपाय बता दो जिससे संध्या गाय बन जाए। अच्छा, तो तुमने मन बना लिया है कि अपनी देवरानी को गाय बनाकर ही रहोगी। ठीक है, तो तुम ये जादुई कील अपनी देवरानी के सिर में घोंप देना, बस तुम्हारी देवरानी गाय बन जाएगी। उसके बाद वो तब तक वापस अपने रूप में नहीं आएगी जब तक ये कील उसके सर से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं ये कील ले जाती हूँ, बस मेरे पैसे वसूल हो जाए। सुमन झुमरू तांत्रिक से कील लेकर घर आ जाती है और मौका देखकर अपने काम को अंजाम दे देती है। देवर जी, संध्या आपका कमरे में इंतजार कर रही है। आज तो आप दोनों की सुहाग रात है, जल्दी से कमरे में जाओ, नहीं तो देवरानी जी नाराज हो जाएंगी। क्या भाभी, आपको भी बस मजाक सोचता है। जा रहा हूं। सुमन मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर अचानक सूरज के शोर से सब घबरा गए। सब लोग सूरज के कमरे में जाते हैं और वहां पर संध्या की जगह एक गाय को देखकर घबरा जाते हैं। अरे, मेरे कमरे में ये गाय कैसे आ गई? और संध्या कहाँ है? हे राम, ये गाय कहाँ से आई? अरे अरे, आज तो देवर जी के सुहाग रात है और उनके कमरे में ये गाय कैसे आ गई? पर संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, मैं अभी कमरे में ही आया तो देखा कि ये गाय यहाँ खड़ी है और संध्या मुझे दिखाई ही नहीं दी। सब लोग घर में इधर उधर देखते हैं, पर कहीं भी संध्या का पता नहीं चलता। सूरज निराश होकर कमरे में आ जाता है। सब लोग उस गाय को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो गाय वहां से हिली नहीं रही थी। एक तो पहले ही संध्या बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से ये गाय भी इस कमरे से बाहर नहीं जा रही। माँ रुको, मैं इसे बाहर लेकर चलता हूँ। सूरज उस गाय को थोड़ा प्यार करता है और कमरे से बाहर ले जाने लगता है। तभी उसके हाथ में वो कील अटक जाती है जो गाय के सिर में घुसी हुई थी। नहीं नहीं देवर जी, राम जाने किसी ने टोना टोटका किया होगा, ऐसे आप कील को मत छुओ। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, सुमन बहू ठीक कह रही है। इस गाय को घर के बाहर छोड़ो और संध्या को ढूंढो। हमारी नई नवेली बहू इतनी रात में कहाँ गायब हो गई? मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। सबका मन खराब हो जाता है। सब चिंता में थे, पर सुमन तो मन ही मन हंस रही थी। बड़ी आई थी सुहाग रात मनाने, लो मन गई सुहाग रात, पत्नी गाय की सुहाग रात। गाय धीरे धीरे चलकर सूरज के पास आती है और अपना सिर हिलाती है। सूरज को लगता है कि गाय को उस कील से सचमुच दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे इस गाय के सर से कील निकाल देनी चाहिए। ये तभी मुझे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही है। शायद ये इस कील की ओर इशारा कर रही है। सूरज से रहा नहीं गया और उसने खींचकर गाय के सिर में लगी कील निकाल दी। कील निकलते ही संध्या वापस अपने रूप में आ गई और सब चौंक गए। ये सब क्या है संध्या? तुम गाय कैसे बनी? ये सब सुमन भाभी ने किया है। मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरे बालों में जूड़ा बना था, मैं वही खोल रही थी। सुमन भाभी बोली कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उन्होंने मुझसे बात करते हुए एक कील मेरे सिर में घोंप दी और मैं गाय के रूप में बदल गई। मुझे नहीं पता कि भाभी मुझसे नफरत क्यों करती है, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ जी, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे बहू, तुम यहाँ से चली जाओगी? अगर कोई जाएगा तो वो सुमन जाएगी। माँ, संध्या ठीक कह रही है। आज भाभी ने सचमुच जो किया है वो बहुत गलत है। इसके लिए तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुमन, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी ही देवरानी के साथ ऐसा किया। मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस घर में कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि सब संध्या की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कोई मुझे नहीं पूछेगा। इसी वजह से मैं ईर्ष्या से भर गई थी और मैं। अच्छा, तो ये सब झुमरू तांत्रिक का किया धरा है। उसको तो मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। सूरज झुमरू तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर देता है। सुमन सबसे माफी मांगती है, पर संध्या का मन नहीं था कि वो अब अपनी जेठानी के साथ रहे, इसलिए वो सूरज और अपनी सास के साथ अलग रहने लगती है। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे।
अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, ये लो खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते, और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ, एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ, देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयां देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुंचता है। भाई मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे कैबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहाँ से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे न होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है, हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुँचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा।
विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है, पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो दवाई नहीं मिलेगी। जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है, और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है, और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है। Thanks for watching.